Hello guys, welcome back to my YouTube channel Exceptional Dialogue. This video is in continuation with the previous video जिसमें ललित ने हमको बताया था कि एग्जाम प्रोसेस क्या है, डीएमआरसी का इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, पूरी एक एक माइन्यूट डिटेल हमको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट अनफोल्ड इंटरव्यूज में आप देख सकते हैं वो वीडियो। और इस वीडियो में हम उसके कंटिन्यूएशन में बात करेंगे कि आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ट्रेनिंग के बारे में हम जानेंगे। और फिर आप जब असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं उसके बाद आपका रोल्स क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सैलरी और इन सब प्रमोशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो ललित, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू मिस्टर चौधरी। तो ललित, आप सबसे पहले क्विकली बताइए कि आफ्टर योर सिलेक्शन की उसके बाद क्या होता है वहाँ। आफ्टर योर सिलेक्शन आपके पास आपके मेडिकल के लिए डेट आएगा कि आपको इस डेट को आपका मेडिकल होगा। हॉस्पिटल रहता है डीएमआरसी वालों का, टाई अप होता है उनका हॉस्पिटल के साथ दिल्ली में ही। तो वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल का आपका नाम आएगा, आपको इस हॉस्पिटल जाके टाई अप है जिनसे, उनसे आप मेडिकल करवाना है। वो डेट आपको फिक्स करके वो दे देंगे। अच्छा, वो डेट भी फिक्स कर देते हैं और हॉस्पिटल भी फिक्स करके देते हैं हाँ कि इसी हॉस्पिटल में जाना। हाँ। मैं एक और बात रखना चाहूंगा, मेडिकल में आपको आई का बहुत ध्यान रखना होता है। आपका जो आई का पावर है वही एक मेन फोकस होता है उनका मेडिकल का। अगर आपका आई पावर उनका विद इन रेंज में आ रहा है देन इट्स ओके। अगर आपका आई पावर अगर विद इन रेंज में नहीं आ रहा है, इट्स मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपको डीएमआरसी ज्वाइन ना करने दिया जाए। ठीक है, हम इसलिए डीएमआरसी का एग्जाम देने से पहली बार देख लें आपकी आंखें उनकी रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको पावर जो आंखों का है उस रेंज में है या नहीं है। और दूसरा, कई टेस्ट कलर ब्रांड के भी करते हैं, तो अगर वो तो बच्चे हाँ हाँ। ऑनलाइन भी कर सकते हैं कलर ब्रांड का। ओके, सो तो आफ्टर आफ्टर योर मेडिकल क्लियरेंस, आप अगर आपका फिट हो जाता है उसके बाद क्या होता है। उसके बाद आपको मतलब कि इनका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है शास्त्री पार्क में, वहां पर आपको जाके रिपोर्ट करना होता है। वहां पर फिर से आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप कुछ होता है, ठीक है ना। फिर वहां पर आपको 4 वीक का आपका ट्रेनिंग रहता है। तो वो 4 वीक का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आप रिपोर्ट करते हैं हेड एचआर बाराखम्बा में, उनका हेड ऑफिस है वहां पर आप रिपोर्ट करने का, वहां से फिर आपकी फाइनल पोस्टिंग दी जाती है। आपको बॉम्बे दिया जाएगा या फिर पटना में प्रोजेक्ट चल रहा है वहां दिया जाएगा, जयपुर में चल रहा है, कोची में चल रहा है, जहां भी प्रोजेक्ट चल रहा है, मे भी दिल्ली में भी हो सकता है, जहां भी इनका प्रोजेक्ट चल रहा है डीएमआरसी के, वहां पर आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। ओके, सो बेसिकली आपको सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है कि डीएमआरसी एग्जाम रिक्रूटमेंट के लिए हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिल्ली की ही डीएमआरसी में जॉब मिलेगी। मुंबई भी हो सकती है, पटना भी हो सकता है, हाँ जयपुर भी हो सकता है। और सेकेंडली, एक बात और बताइए कि ललित, अगर जब जैसा आपने बताया था कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ जाते हैं, 4 वीक की आपने ट्रेनिंग बताई है, और वो 4 वीक की ट्रेनिंग में आपको वहीं पे शास्त्री पार्क पे ही होती है या फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे ले जाके दिखाया जाता है, ट्रैक्स वैक्स पे क्या होता है ट्रेनिंग में एक्चुअली। उसमें मतलब हर टाइप की ट्रेनिंग होती है। आपको ओएनएम का भी थोड़ा नॉलेज दी जाएगी, आपको जो मेन मेन कुछ स्टेशन है, कंट्रोलिंग कैसे होती है, वो सारा चीज आपको समझाया जाएगा। श्योर। तो वो सारी चीज समझाने के बाद आपके नॉर्मल एचआर ट्रेनिंग होती है। मतलब वर्क कल्चर कैसा है डीएमआरसी का, मेनली उस पर फोकस रहता है, जो आपकी 4 वीक की ट्रेनिंग रहती है। आपकी जो ट्रेनिंग जब खत्म होती है उसके बाद कोई फाइनल एग्जाम होता है ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद। नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता कि जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको एक बार हेड ऑफिस में जाके रिपोर्ट करना रहेगा, फिर वहां से आगे फाइनल पोस्टिंग जहाँ भी होगी वो आपको लेटर के थ्रू इंटीमेट कर दिया जाएगा। फिर वहां पे आपको उस लेटर को लेकर वहां पोस्ट के लिए जाना पड़ेगा। आपको शायद मुंबई मेट्रो दिया गया था। हाँ, मुझे मतलब मेरा पोस्टिंग जो हुआ है पहला वो मुंबई मेट्रो के लिए हुआ है। यहाँ पर जो लाइन 6 एक है मेट्रो, जो मतलब कि डीएमआरसी के अंडर है, जो कि मेनली एमएमआरडीए का प्रोजेक्ट है, जो कि डीएमआरसी को मिला हुआ है जो डिपोजिट वर्क। डीएमआरसी पे काम कर रहा है सारा, तो मुझे यहाँ पोस्टेड किया गया ओके, है। तो अब हम ओके, अब हम इस पे ही बात करेंगे ललित की। अब आपका सिलेक्शन होने के बाद अब असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे जॉब करना आपने चालू किया है, तो सबसे पहले जो बेसिक डाउट जो आता है एस्पिरेंट के माइंड में कि रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्चुअली नेचर ऑफ वर्क क्या है, क्या काम क्या होता है असिस्टेंट मैनेजर। काम आपका काफी स्मूथ काम है यहाँ पर, मतलब कि स्मूथ इन द सेंस आपको चीजों को मैनेज करना है कि मतलब कि एज पर टेंडर डॉक्यूमेंट जो भी चीजें उसमें आपने टेंडर डॉक्यूमेंट में डाली हुई हैं, तो
वो जो सिविल का काम जो आपका हो रहा है साइट पे या फिर किसी यार्ड में, आपको सारा काम उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर से करवाना है। मतलब कि ऐसा ना हो आपने क्वालिटी या सेफ्टी में कोई कंप्रोमाइज किया हो, कुछ ना किया हो इस टाइप से। तो आपको क्वालिटी इंश्योर करनी है, मेनली दो चीज, क्वालिटी एंड सेफ्टी, इस पे आपको मेन फोकस करना है। और आपको फिर पेपर वर्क भी आपको ही करना होता है बहुत सारा। तो ये आपकी जो जॉब असिस्टेंट मैनेजर की है, ये आप बता रहे हैं कि ऑफिस जॉब भी है और फील्ड जॉब भी है, हाँ, ऐसा? फील्ड जॉब भी है। हम्म। हम्म। तो अब जब आपकी फील्ड पोजीशन पे आप जब जाते हैं तो वहां पे आप आपके सुपरविजन में कितने लोग होते हैं और कौन होता है जो वर्क कर रहे होते हैं? डीएमआरसी में असिस्टेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव लेवल स्टार्ट हो जाता है, और इसके नीचे नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल होता है जिसको हम जूनियर इंजीनियर बोलते हैं। नमस्कार। तो जो एक जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर में कुछ होते हैं, सिविल साइट प्रोजेक्ट इंजीनियर। में होते हैं। तो एक असिस्टेंट मैनेजर के पास डिपेंड करता है कि उसके पास वर्कलोड कितना है, उसके अकॉर्डिंगली उसके पास उतने ही जेई रहते हैं। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी वर्कलोड कितना है आपके ऊपर। तो वर्कलोड क्या है? हाँ, तो वो आपके मतलब कि आपको हेल्प करते हैं आपके काम को रिजॉल्व करने में, सॉल्व करने में। बिल्कुल। तो अब ललित ये बताइए, जब भी आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं सपोज, और फिर आपको फील्ड पे भी जाना है चेक करने, क्या है आपको कुछ कार वगैरह देते हैं कि सो दैट आप वहां जा सकें, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, मतलब कि आपको एक ड्राइवर के साथ आपको एक नॉर्मल व्हीकल प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप साइट पे जाके जो भी चीजें हैं आप जाके, मतलब कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्मूथ रहता है, आपके लिए उसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। पसंद है आपको। और हम बात करेंगे ललित, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पिरेंट के माइंड में एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि सब कट पिट के सैलरी कितनी मिलती है? आप सैलरी के बारे में बताइए ललित। सैलरी मतलब कि जो जैसे जो बेसिक पे स्केल है 50 to 1,60,000, 50K 1,60,000, ये आपका बेसिक पे होता है, 50,000 से लेके 1,60,000। उसके ऊपर आपके पग्स वगैरह होते हैं, 31.5% के अराउंड पग्स होते हैं। और उसके बाद आपका एचआरए भी इसमें ऐड रहेगा, तो मतलब कि अराउंड आपको 82-83 के अराउंड आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। सैलरी मिल जाएगी तो सैलरी हाँ। काफी हाई है एज कम्पेयर टू अदर सिविल इंजीनियरिंग कोर पीएसयूज के कंपेयर में हम करें तो। हाँ, तो ललित आप ये बताइए कि वहाँ पे आपको एचआरए एज ए कैश जो आपके अकाउंट में सैलरी आती है, या फिर आपको वहाँ पे अकोमोडेशन जैसे क्वार्टर वगैरह कुछ मिलता है कि नहीं रहने के लिए? हाँ, मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंगली अपना फ्लैट ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एचआरए या लीज के थ्रू आपको वो पैसा पे डीएमआरसी करती है। अच्छा, तो वहाँ क्वार्टर्स की व्यवस्था नहीं है, वो भी उतने क्वार्टर नहीं है कि आपको डीएमआरसी के बने हुए क्वार्टर मिल जाए? हाँ नहीं, यहाँ बॉम्बे में नहीं है, लेकिन ये फैसिलिटी दिल्ली में है। दिल्ली में है, ओके। सो अब हम बात करेंगे ललित कि जो आपके फ्यूचर प्रमोशंस हैं और वो कितना स्मूथ है यहाँ पे, और इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जनरली आपका पहला प्रपोजल जो होता है अराउंड आपको 4 to 5 years लग जाते हैं पहला प्रमोशन के लिए, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर। उसके बाद आपका डेप्यूटी जनरल मैनेजर, उसका फिर से 5 साल। उसके बाद फिर आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ज्वाइंट जनरल मैनेजर, देन जनरल मैनेजर, इस तरह से पोस्टिंग आपकी। इस तरीके से ये एक हायरार्की होती है जो आप टाइम बाउंड प्रमोशन है एक तरह से, और परफॉर्मेंस बेसिस पे उस तरीके से आपका प्रमोशन रहेंगे। अच्छा, इसके बाद ललित आप जो आप ओवरऑल आपका जो काम आपने देखा है, सीखा है, सब कुछ है, जो फ्यूचर एस्पिरेंट हैं जिनको कई सारी जॉब एक साथ मिलती हैं, कई सारे पीएसयूज में सिलेक्शन होता है, तो उनको डीएमआरसी में स्पेसिफिकली क्यों आना चाहिए? आप उनको ये आप आंसर कर पाए। हाँ, जैसे मैं ये कहूंगा, सपोज करो आपका बहुत सारी पीएसयूज में होता है, मैं तो मेरा कहने का मतलब मैं डीएमआरसी में इसलिए प्रेफर करूंगा, लोगों को कहूंगा, क्योंकि ये आपकी एक कोर जॉब हो जाती है। एक सिविल का बंदा जो मतलब सिविल में काम करना चाहता है, तो आप अगर प्रोजेक्ट सिविल में अगर आप डीएमआरसी में आते हैं, तो आपका पूरा वर्किंग सिविल के ही काम में होता है, कंपेयर टू अदर पीएसयू जो आपको अलग भी काम करना हो सकता है। तो यहाँ आपका एक तो नॉलेज गेन होता है, तो आप एक एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते हैं इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। दैट्स व्हाई आई, सिविल इंजीनियर मतलब कि आपको डीएमआरसी में आना चाहिए। आना चाहिए। सो बेसिकली गाइस, जैसा अभी हमने ललित ने पूरा बताया हमको पूरा प्रोसेस, तो आप अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप उसी बेसिस पे, उसी नॉलेज पे ये एग्जाम दीजिए। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है सिविल इंजीनियर्स के लिए।
एंड थैंक यू ललित, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे जो बेसिक डाउट्स होते हैं एस्पिरेंट्स के मन में, वो आपने पूरा क्लियर करने की यहाँ कोशिश की है। इसके बावजूद अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं जो जो जॉब से रिलेटेड हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, और मैं कोशिश करूंगा कि ललित को दोबारा से पकड़ के लाऊं और उनको उनसे सारे डाउट जो हैं वो आपके क्लियर करवाएं। एंड अगेन थैंक यू सो मच ललित। इट्स थैंक यू मिस्टर चौधरी।